मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। यहां पर आत्मनिर्भर भारत ने लगाई है एक और बड़ी छलांग। तो वहीं एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने जनता से पूछे हैं 5 सवाल। खबरें और भी हैं जिनके साथ इस वक्त हम हाजिर हैं मिड डे प्राइम में। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का इस वक्त का प्राइम शो मिड डे प्राइम। अगले घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और भी होगी तमाम अहम बातें। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरित ऊर्जा के साथ मोबिलिटी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में दिखाई सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी। टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा क्लीन मोबिलिटी का सेंटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है भारत। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ भारत की बड़ी छलांग। मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने में जुटा चुनाव आयोग। एसआईआर पर देश भर की जनता से पूछे 5 सवाल। मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के कार्य में नागरिकों के सहयोग का आह्वान। अस्पताल निर्माण घोटाले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी के छापे। घर के अलावा 13 जगहों पर छापेमारी जारी। हिमाचल, उत्तरकाशी, जम्मू, पंजाब और बिहार में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। ज्यादातर नदियां उफान पर, कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक पहल भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। मेक इन इंडिया की सफलता के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री ने सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन किया और झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सुजुकी की प्रदर्शनी का भी विस्तृत जायजा लिया। भारत में निर्मित इन बीईवी का निर्यात यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित 9 से अधिक देशों में किया जाएगा। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन किया। तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम ये संयंत्र घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भारत और जापान के बीच मित्रता को एक नया और मजबूत आयाम प्रदान कर रही है। ये वैश्विक कंपनियों में भारत पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। साथ ही ई विटारा के निर्यात की शुरुआत से मेक इन इंडिया मिशन को और अधिक बल मिल रहा है, जिससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है।
एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाने का आह्वान किया। पीएम ने स्वदेशी की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी के भी सहयोग से बने उत्पाद में भारत की मिट्टी की महक होनी चाहिए। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी, आपके इस योगदान का गर्व करेगी। तो जिस प्लांट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है उसका एरियल व्यू आइए आपको दिखाते हैं हम। तो आत्मनिर्भर भारत की जिस तरह की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर ये दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त एमडीपी में, और साथ ही साथ हमारे खास मेहमान प्रोफेसर मनोज चौधरी, कुलपति गति शक्ति विश्वविद्यालय भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर चौधरी आपका, और निशांत भी। आइए शुरुआत करते हैं निशांत से, क्योंकि निशांत इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। निशांत, जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कैसे मेक इन इंडिया कि ये जो गूंज है आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है, जिसकी बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, किस तरह से एक अलग ही जोश वहां पर नजर आया इस उद्घाटन के समय पर? देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की बात कही। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बनने की बात कही, और दोनों ही चीज़ों को लेकर वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े, और उसका असर जो है अब समय के साथ वो रिजल्ट में
बदलने लगा है। और उसी रिजल्ट का आज ये परिणाम है कि जापानी मारुति सुजुकी भारत जापान के साथ मिलकर ई वितारा जो है वो यहाँ पर बनाएगा और दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से लिथियम आयन बैटरी को बनाएगा, दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब सीधा यही है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दुनिया के एक दर्जनों देशों में जो है वो गाड़ी चलेगी और उस पर लिखा रहेगा मेड इन इंडिया। और यहाँ पर जो मारुति के एम्प्लॉयज थे, जब प्रधानमंत्री इन बातों को कह रहे थे, खासकर जो भारतीय हैं वो बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे थे और एक संतोष था कि अब हम जो बना रहे हैं उसको दुनिया खरीदेगी। भारत, अगर बैटरी की बात की जाए, लिथियम आयन बैटरी की, तो बाहर से आयात करता था, लेकिन अब भारत निर्यात करने वाला देश बनेगा। इसी तरीके से ई व्हीकल में हम अब निर्यात करने वाले देश की श्रेणी में आ जाएंगे और ये कहा जा सकता है कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन है और एक शुरुआत है। और जो बाकी जो कंपनीज हैं जो प्रतिस्पर्धा में आएंगी वो भी देखेंगे कि भारत में जब निर्माण में इतनी आसानी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो कल को वो भी बड़ी संख्या में भारत आएंगे। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्यों को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और निवेशक कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर वो किस राज्य में निवेश करें जब सभी राज्य एक से बढ़कर एक तरीके से तरक्की कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से गुजरात से इसकी शुरुआत होगी जो भारत के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से ये स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार भविष्य में स्वदेशी मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल। प्रोफेसर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर चौधरी, यहाँ पर हम ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में जिस तरह से भारत यहाँ पे एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर कर आया, एक बड़ी छलांग हम यहाँ पे देखते हैं। और साथ ही जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जिक्र किया, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को जो बढ़ावा इस वक्त मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। किस तरह से आप देखते हैं इसे? विकसित भारत 2047 का रास्ता हमारी आत्मनिर्भरता और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही होगा। तो इसको अगर हम देखें तो 3-4 चीजें जो मुख्य रूप से हैं हर सेक्टर में, अगर हम देखें और फिर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग से अगर हम इसको रिलेट करें, तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पिछले 10 सालों में भारत में 500% बढ़ी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करीबन 2700% बढ़ी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अभी हमने 10 प्लांट अप्रूव किए। अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है? आज के नए ऑटोमोटिव जो है उसके अंदर में करीबन 30 से 35% कॉस्ट जो है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट की होती है। भले हेड अप डिस्प्ले हो, भले उसके अंदर में कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम हो, भले उसमें सेंसर्स लगते हो, तो ये सारी चीजें, या ऑडियो एंड एंटरटेनमेंट सिस्टम हो, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर है। तो एक तो वो चीज हुआ। दूसरा, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि भारत का विकास एक तरह से हमेशा अर्थ को, हमारे प्लानेट अर्थ को साथ लेते हुए होगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसके अंतर्गत भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, तो उसके अंदर में भी, उसके थ्रू भी, और फेम योजना जो ऑटोमोटिव के लिए किया कि जिस तरह से हम लोग जो है भारत के अंदर में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल करेंगे, तो उस डायरेक्शन में भी 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम चाहते हैं 2030 तक हमारे पैसेंजर सेगमेंट में हो जाए। उसके लिए अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए हमको बैटरी चाहिए होगी। बैटरी के लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट का जो इनॉग्रेशन किया गया, जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रोड यहाँ पे बनाएंगे, तो ये अपने आप में एक पूरे इकोसिस्टम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में ग्रीन एनर्जी के साथ चलते हुए पूरे इकोसिस्टम को कंप्लीट करेगा, जिसमें ऑटोमोटिव के सारे पार्ट्स भी हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड चीजें भी हों और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी। बिल्कुल। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा संक्षिप्त में, जिस तरह से ये जो पूरा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट है, जो इसकी अगर हाई पॉइंट्स है, जो इसके हाईलाइट्स है, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन किया जाएगा, जिसको 100 देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। 3 जापानीज कंपनी कोलैबोरेशन में आकर इसका यहाँ पर निर्माण करेंगी और जो तकनीक है इस मामले में वो फिलहाल दुनिया में सबसे आधुनिक तकनीकों में से एक है। इसी के चलते यहाँ के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी शुरुआत होगी। और मैंने पहले भी कहा कि भारत लिथियम आयन बैटरी के जो है पहली बार भारत में उसका निर्माण हो रहा है, जो कि भविष्य में हमें और भी जगह देखने को मिल सकता है। इस प्लांट में इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका खुद निरीक्षण किया और
चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझा। और जैसा कि अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो ये चाहे ईवी की हो चाहे लिथियम आयन बैटरी की हो, तो एक बड़ा प्रभाव छोड़ने वाली ये दोनों शुरुआत है। क्योंकि जब भारत में ईवी का उत्पादन होगा तो सबसे पहले बैटरी की डिमांड होगी, बैटरी की डिमांड होगी तो ईवी में और जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डिमांड होगी। इसके अलावा उन कंपोनेंट्स के लिए भी मैन्युफैक्चरर जो है वो भारत में उपलब्ध होंगे। एक तरीके से रोजगार के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी परिवर्तन आप देख सकते हैं आने वाले समय में। और केवल अगर हम इसी प्लांट की बात करें तो सीधा लाभ लाखों लोगों को मिलेगा, जिनमें कुछ लोगों को डायरेक्ट रोजगार है, कुछ लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार है। और सबसे बड़ी बात है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत अब ईवी के सेक्टर में बहुत ही मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा क्लाइमेट को लेकर जो बातें की हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज पेरिस की अगर बात करें तो पेरिस समझौते में जब उन्होंने क्लाइमेट जस्टिस की बात की थी कि विकसित राष्ट्रों को पहले आना चाहिए क्लाइमेट को बचाने के लिए। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करें जो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर बनाया, जिसमें 110 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। और जो हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि 2030 तक हमने जो अपनी ईवी का 30% का रखा है लक्ष्य, उसको लेकर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और नवकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें तो 500 गीगावाट का हमारा टारगेट है, उसको पूरी करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज कल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद की रैली में स्पष्ट किया था कि सरकार का विजन क्या है, और आज उस विजन को एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया। बिल्कुल। प्रोफेसर चौधरी, यहाँ पर जो मोबिलिटी क्षेत्र है उसमें कायाकल्प हम देख रहे हैं, और जिस तरह से प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जा रहा है ग्रीन एनर्जी जो हमारी योजना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ब्रांड इंडिया को भी कहा कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कहीं से भी पैसा लगे, जो ब्रांड इंडिया है वो आज निकल कर आ रहा है। कैसे आप देख रहे हैं कि निवेशकों के लिए, कंपनीज के लिए भी आज इंडिया एक फेवर्ड नेशन के रूप में बन गया है जब बात होती है इस क्षेत्र की, मोबिलिटी क्षेत्र की, ऑटो मोबिलिटी क्षेत्र की, और साथ में जब ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है? निवेशकों के लिए भारत इस वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना है क्योंकि पिछले 11 सालों में न सिर्फ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज रही है बल्कि पॉलिसी कंटिन्यूटी भी रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के माध्यम से, पॉलिसी माइंडसेट से सारी पॉलिसीज को जिस तरह से सरल सिंप्लीफिकेशन किया गया, तो पूरे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में की हर एक सेक्टर को शुरू में बनाने के लिए हमको इंसेंटिव्स भी देने होते हैं, तो सरकार ने राइट अमाउंट ऑफ इंसेंटिव्स दिए। इसके अलावा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जरूरत होती है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के रिसिलियंस की, कि उनमें रॉ मटेरियल्स जो चाहिए होंगे, जैसे इसके अंदर में बैटरी इस तरह के रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, हम उन रॉ मटेरियल के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि किस तरह से हम लोगों ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन बनाया है ईवी के सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो 3 चीजों की जो जरूरत होती है किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज को सक्सेसफुल होने में, जिसमें एक होता है कैपिटल, एक होता है टेक्नोलॉजी और तीसरा टैलेंट। आज के उभरते हुए विकसित भारत के अंदर में ये तीनों चीजें जो प्रधानमंत्री जी का, कैपिटल कहीं से भी आए, टेक्नोलॉजी हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, और भारत का बिल्कुल। तो आज यहाँ पर 100 से ज्यादा देशों में भारत में बनी हुई ये उत्पाद निर्यात किए जाएंगे। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के रूप में एक बहुत बड़ी छलांग। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस खास पैमाने में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का एक अत्यंत अशोभनीय बयान हो महिलाओं के बारे में, जिसे उद्धृत करना उचित नहीं है, चाहे श्री प्रकाश जायसवाल जी का बयान हो, चाहे अभी राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी का वो बयान कि राजस्थान में रेप अधिक इसलिए होते हैं क्योंकि वह मर्दों वाला प्रदेश है। और इतना ही नहीं, अपनी पार्टी के अंदर की महिलाओं के बारे में किस ढंग से कांग्रेस पार्टी डील करती है, इसका एक उदाहरण आप याद करिए। कर्नाटक में हुबली धारवाड़ क्षेत्र के कांग्रेस के नेता, उनकी बेटी नेहा हीरामत को जब चाकुओं से गोद दिया गया था, उसके बाद कर्नाटक के गृह मंत्री का अशोभनीय बयान आया था, अत्यंत निंदनीय बयान आया था कि वो तो उन लोगों के बीच की दोस्ती का मामला था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चाकू चलाने वाला एक अलग वोट बैंक का है। इसलिए, और इतना ही नहीं, महिला वर्ग के बारे में इनकी मानसिकता कितनी ओछी है
और कितनी निंदनीय है, यह दर्शाता है कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों में महिलाओं के साथ हुए भारत के इतिहास के सबसे विभत्स दुष्कर्मों के बारे में भी जिस ढंग का व्यंग, कटाक्ष और उपेक्षापूर्ण बयान था, वो इसको दर्शाता है। और मैं जीतू पटवारी से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे पहले महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। देवी अहिल्याबाई की यह पुण्य भूमि है और वहां पर देवी अहिल्याबाई जी के ही नाम से महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी एक योजना समर्पित रूप से काम कर रही है। और लाडली लक्ष्मी योजना तो उस जमाने से चल रही है बच्चियों के लिए जब केंद्र में आपकी सरकार हुआ करती थी। और जहां तक शराब के कंजम्पशन की बात है, तो अभी हाल ही में इसी अगस्त के महीने में देश के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार और दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि रूरल तेलंगाना हैज बिकम द बिगेस्ट कंजम्पशन ऑफ लिक्वर इन इंडिया। यानी ग्रामीण तेलंगाना भारत में शराब के कंजम्पशन का सबसे बड़ा हब बन के उभरा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी 99 के नशे में इस कदर सराबोर है कि सच उसे दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हमारी पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह वह पार्टी है जिसकी सरकार ने महिलाओं की सम्मान की रक्षा के लिए सेना का ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो महिलाओं की शक्ति, स्वाभिमान और अस्मिता का प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने के बाद उसका नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। तो एक तरफ महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जहां अत्यंत सम्मान और उत्कृष्ट भावनाएं रखती है, वहीं कांग्रेस पार्टी बहुत ही निकृष्ट और निंदनीय भावनाएं रखती है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस विषय के ऊपर क्षमा मांगनी चाहिए। सर इससे अलग सवाल इसी से जुड़ा सर, आपने जैसा कि जिक्र किया कि महिलाओं के अपमान को लेकर, तो क्या आप मानते हैं कि यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने दशकों तक महिला आरक्षण संसद में नहीं दिया? और दिग्विजय सिंह का बयान तो सबको याद है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने क्या कहा था अपनी एक महिला नेत्री के बारे में। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां एक पक्ष, महिला आरक्षण विषय एक पक्ष। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो नई संसद भवन का जब श्री गणेश हुआ था, गणेश चतुर्थी के दिन, उसके बाद इस संसद भवन में जो पहला विधेयक पारित हुआ था वो महिला आरक्षण विधेयक था। मगर कांग्रेस की मानसिकता इस मामले में बहुत निकृष्ट रही है, जो मैंने आपको बताया कि महिलाओं पे हुए घनघोर और भीषण अत्याचारों को, फिर चाहे वो लड़कों से गलती हो जाएगा समर्थन करना हो, या बंगाल में जो हो रहा है उसके बारे में समर्थन करना हो। और इतना ही नहीं, ये अपने नेताओं की बात का सम्मान नहीं करते। केरल में जो विषय उठा है वो तो ओमन चांडी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बोले हैं कि केरल में संगठित रूप से हिंदू और ईसाई बच्चियों को और लड़कियों को कैसे टारगेट किया जा रहा है। ये आप अपनी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। आप ये सोचते हैं कि आज के समय में जनता को पता नहीं लगेगा कि केरल में आपने क्या बोला और दिल्ली में आपने क्या बोला। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस की राजनीति सिर्फ भ्रम और दुष्प्रचार पर आधारित है। ठीक है सर। वैसे अभी लाइव पर है सर, अभी लाइव बंद ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, लाइव ऑफ कर दो भाई साहब, लाइव ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जहां विपक्ष को सीधे तौर पर घेरते हुए और उस पर हमलावर होते नजर आए। जिस तरह से मनगढ़ंत गलत बयान यहाँ पर महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से आ रहे हैं, उसको उन्होंने काफी दुखद बताया। और किस तरह से महिलाओं को लेकर लगातार दुष्प्रचार
यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रहा है, उस पर यहाँ पर तीखी आलोचना यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी की ओर से। मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीजी न्यूज के साथ। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण प्रक्रिया को लेकर इंडी गठबंधन द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जाने के बीच चुनाव आयोग ने अब सीधे देश के नागरिकों से महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। चुनाव आयोग ने देश से 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है कि क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि मृतकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने चाहिए या नहीं। तीसरा सवाल कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या इससे अधिक जगह पर हैं, उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए या नहीं। चौथा सवाल है कि जो अब दूर जाके बसे हैं, उनके नाम हटने चाहिए या नहीं। और पांचवा और अंतिम सवाल है कि तो चुनाव आयोग ने यहां पे जनता से पूछे हैं अहम सवाल। क्या है वो 5 सवाल, आइए आपको बताते हैं। मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं, पहला चुनाव आयोग का सवाल। दूसरा सवाल यहां पर जनता से जो चुनाव आयोग ने पूछा है वो ये है कि तो यहां पर निर्वाचन आयोग ने अहम सवाल सीधे जनता से पूछे हैं कि मृतकों के नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं। जो लोगों की मौत हो चुकी है, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, क्या उनके नाम भी मतदाता सूची में होने चाहिए? क्या उनके नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं? ये अहम सवाल चुनाव आयोग की ओर से पूछे गए हैं जनता से। मतदाताओं के नाम एक ही जगह पर होने चाहिए या नहीं, यानी कि जो मतदाता अलग अलग जगहों से, अलग अलग सूचियों में, अलग अलग एरिया से उनके नाम उस वोटर लिस्ट में है, क्या उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए या नहीं। बेहद अहम सवाल यहां पर चुनाव आयोग की ओर से पूछा गया है। विस्थापित लोगों के नाम हटाने चाहिए या नहीं। जो लोग अब उस जगह पर नहीं रहते या छोड़ के जा चुके हैं या वहां मौजूद नहीं है या विस्थापित हो चुके हैं, उन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने चाहिए या नहीं। विदेशियों के नाम हटाने चाहिए या नहीं। जो भारत का नागरिक ही नहीं है, जो बिहार का ही नहीं है, उसका नाम बिहार की मतदाता सूची में होना चाहिए या नहीं। तो ये 5 अहम सवाल चुनाव आयोग की ओर से पूछे गए हैं सीधे जनता से। यहाँ पर उत्तर हाँ में है तो मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के कठिन कार्य को सफल बनाने में योगदान दे। सीधा आह्वान यहाँ पर चुनाव आयोग का आम जनता से, जहां पर वो सीधा उनसे पूछ रहे हैं मतदाता सूची को एकदम सुदृढ़ करने के लिए, एकदम उसे शुद्ध बनाने के लिए यहाँ पर बेहद अहम सवालों के साथ चुनाव आयोग सीधे आम जनता के बीच आया है। क्योंकि ये आम जनता है जो वोटर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक विकासशील देश के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। तो यहाँ पर मतदाता सूची के गहन जांच से लेकर मृतकों के नाम हटाने चाहिए या नहीं से जुड़े तमाम अहम सवाल यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से पूछे गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से चुनाव आयोग को लगातार कटघरे में खड़े करने के बाद भी विपक्ष की ओर से किस तरह की टिप्पणियां या किस तरह की आपत्ति दर्ज कराई गई है वो हम सबके सामने है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने अब जनता से ही अहम सवाल पूछे हैं। जो वोटर लिस्ट है, जो मतदाता सूची है, जो SIR का जो पूरी प्रक्रिया है, उसे और बेहतर और शुद्ध बनाने के लिए।
विस्थापित लोगों के नाम हटने चाहिए या नहीं, विदेशियों के नाम हटाने चाहिए या नहीं, बेहद अहम सवाल यहाँ पर। तो यहाँ पर बाहरी बनाम बिहारी का मुद्दा काफी उठा था और उसी से जुड़े यहाँ पर तमाम सवाल यहाँ पर वोटर लिस्ट के जरिए वोटर लिस्ट को और शुद्ध बनाने के लिए यहाँ पर चुनाव आयोग ने पूछे हैं। और यहाँ पर अगली बड़ी खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के चिराग दिल्ली स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले के मामले में ये छापेमारी सौरभ भारद्वाज के आवास के अलावा 12 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के अलावा सत्येंद्र जैन भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं। इसको लेकर ईडी ने अपनी ECIR दर्ज की थी। यह अस्पताल निर्माण घोटाला करीब 5,590 करोड़ रुपए का है। दरअसल साल 2018 और 19 में तत्कालीन दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। 6 महीने में ICU अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आरोप है कि 800 करोड़ खर्च होने के बावजूद केवल 50% काम पूरा हुआ। बिना किसी ठोस प्रगति के LNJP अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़ाकर 1,135 करोड़ रुपए हो गई। आरोप है कि कई स्थानों पर बिना मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू किए गए और ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके साथ ही हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम 2016 से लंबित है, जिसे जानबूझकर टालने का आरोप है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले का मामला है और गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं आप नेता सौरभ भारद्वाज पर। ईडी की रेड है। सत्येंद्र जैन भी इसी मामले में जांच के दायरे में हैं और यहाँ पर अब इस जांच की आंच नेता सौरभ भारद्वाज तक भी पहुंच चुकी है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने सोमवार को छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को वित्तीय सहायता देने के लिए भाकपा माओवादी के एक प्रमुख संगठन के 3 सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। तीनों गजेंद्र मांडवी, लक्ष्मण कुंजाम और रघु मिडियामी मूलवासी बचाओ मंच के पदाधिकारी थे। इस संगठन को छत्तीसगढ़ सरकार ने अक्टूबर 2024 में छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया था। वर्तमान मामला बीजापुर जिले में इस संगठन के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स से 6 लाख रुपए की वसूली से संबंधित है। इस मामले में उनकी संलिप्तता के लिए उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मार्च 2023 में बीजापुर पुलिस ने सबसे पहले मामला दर्ज किया था और फरवरी 2024 में NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। जांच में खुलासा हुआ कि CPI माओवादी ने मूलवासी बचाओ मंच और इसी तरह की अन्य प्रमुख संगठनों के माध्यम से धन का लेन देन किया था और रघु मिडियामी स्थानीय स्तर पर धन के वितरण में शामिल नोडल व्यक्ति था। CPI माओवादी ने इन पैसों का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किया, जिसमें सुरक्षा शिविरों की स्थापना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और राज्य द्वारा भीतरी इलाकों में विकासात्मक गतिविधियां चलाना शामिल था। तो मूलवासी बचाओ मंच से जुड़े ये तीनों आरोपी 6 लाख रुपए की वसूली का है ये पूरा मामला, जिसमें गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं इन तीनों लोगों के खिलाफ। और बात कर लेते हैं मौसम के कहर की। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश हो रही है। सारी नदियां उफान पर हैं और चेतावनी स्तर के ऊपर बह रही हैं। अधिकांश हिस्सों में बारिश के कारण लोगों पर मौसम की मार पड़ रही है। कई जगहों पर मकान ढह गए और पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी है। साथ ही तटीय क्षेत्रों के आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। तो लगातार हो रही है बारिश और कई नदी नालों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है और लगातार कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तटीय क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है यहाँ पर। तो लगातार बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। सुबह 3 बजे जो पानी आया, आज जो 4 मकान अभी तक बह चुके हैं। तो कल जो पानी आया था उसमें 7 मकान गिर चुके हैं।
अभी तक टोटल यहाँ से 20 मकान और कुल्ले चले गए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा है और लोगों का माल वैसी था जो बीच में बह चुका है कुछ, तो बहुत ही बुरी हालत है। लोग डरे हुए हैं, घरों से भाग चुके हैं अभी तक। तो आप देखो माल वैसी यहीं पे है जहाँ से निकाल रहे हैं आप। तो किस तरह से बारिश का कहर इस वक्त देश के कई राज्यों में दिखाई दे रहा है, उसकी झलक लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से जिस तरह की रिपोर्ट्स इस वक्त मिल रही है, ऐसे में तटीय इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख पिछले 24 घंटे से वहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगस्त के महीने में इतनी बारिश साल 1973 के बाद दर्ज की गई है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार शाम 4 बजे तक 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए भी लगातार बारिश की संभावना जारी की है। इसके साथ ही लद्दाख के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। को खारदोंगला दर्रा, चांगला दर्रे और अन्य प्रमुख सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष बल तैनात किया गया है। सड़कों पर फिसलन के कारण एक तरफा यातायात की अनुमति दी गई है। बारिश से सामान्य जनजीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। तो अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश की संभावना है और लद्दाख में जिस तरह की रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिल रही है, आम जनजीवन बेहद बेहाल नजर आ रहा है। रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, तो वहां आज भी लगभग सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। 2 जिलों चंबा और कांगड़ा में तो बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने अधिकांश जिलों में स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए हैं। कल से जारी भारी बारिश से प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन और सड़कें बंद होने की सूचना मिल रही है। कुल्लू के बंजार में बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक सड़क पर गिरी, जिससे कई राहगीर बाल बाल बचे। चंबा में रावी नदी पूरे उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिले में बाढ़ के चलते पवित्र मणि महेश यात्रा कल ही रोक दी गई थी। कम बारिश वाले क्षेत्रों जैसे लाहौल स्पीति में भी इस पिछले 2 दिनों से भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो लगातार तमाम नदियां उफान पर यहां पर नजर आ रही हैं। भारी बारिश के कारण मंडी जिले में भूस्खलन होने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है। 4 लेन की टनलें लोगों के लिए शरण स्थली बन गई हैं। सैकड़ों लोगों ने हड़ोगी के पास टनलों में शरण ले रखी है। प्रशासन, मंदिर कमेटी फंसे हुए लोगों तक भोजन और पानी पहुंचा रहे हैं। पंडोह से औट के बीच नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ है। सड़कों से मलबा हटाने का कार्य जारी है। वहीं मंडी जिला में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। इसके साथ ही स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिर बंद है। भारी बारिश और भूस्खलन से इस वक्त सड़कों का हाल बेहाल है। देवड और पंडोह के बीच का जो रास्ता है वो जाम बंद हो चुका है स्लाइडिंग की वजह से, जिसके लिए मंदिर प्रशासन ने हमें आदेश दिया कि मंदिर के देवड से अनोगी तक जो भी लोग टनल में फंसे हैं, लगभग 500-600 लोग इस वक्त हैं और 250-300 के करीब गाड़ियाँ फंसी हुई है। उनको हमने मंदिर की ओर से लगभग 500 आदमियों के लिए भोजन की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। इसके लिए मंदिर प्रशासन और नोडल अधिकारी, मंदिर के जो पूरा स्टाफ जिनके इस राहत शिविर में लगी हुई है, हम सेवा में लगे हुए हैं। और इसी रुख करते हैं जम्मू का। अंकुश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका किस तरह से इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हालात है जानेंगे हमारे संवाददाताओं से। अब उससे पहले आपको बता दें कि उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह पर बंद हो गया है। राजमार्ग पर डाबरानी में भारी भूस्खलन के कारण पहले से ही रास्ता अवरुद्ध हो गया था। वहीं धरासू और नलुआ के पास मलबा में बोल्डर गिर जाने की घटना सामने आई है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल्याणी, फेडी, नारचट्टी, जंगल चट्टी और बनास के पास भी मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके साथ ही लगातार बारिश के चलते गंगा घाटी के संचार और विद्युत आपूर्ति भी पूरी तरह से बंद हो गई है। तो यहाँ पर
उत्तरकाशी में भी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। बिहार में लगातार हो रही बारिश का असर अब दिखाई देने लगा है। सहरसा जिले के भेलाही गांव में एक पुल और सड़क बाढ़ के कारण ढह गए। इस घटना की जांच के लिए प्रशासन की ओर से एक दल गठित किया गया है। वहीं राज्य के अन्य जिलों की बात की जाए तो मौसम विभाग ने अरवल, जहानाबाद, नवादा समेत दक्षिण बिहार में आज बारिश और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की है। वहीं राजधानी पटना में भी लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पटना में जगह जगह हुए जल जमाव से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन में बारिश में कमी आने की संभावना है। तो देश के कई राज्यों में बिहार समेत देश के कई राज्यों में बारिश ने इस वक्त हाल बेहाल किया हुआ है। रुक करते हैं राजस्थान का, जहां भारी बारिश ने आमजन, किसानों के साथ साथ प्रशासन की मुसीबत भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 से 3 दिन कुछ ही जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई है। आज जालौर, सिरोही और उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चुरू, झुंझुनू, अलवर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच 8 जिलों में बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इससे पहले कल भारी बारिश से प्रदेश में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई शहरों, गांवों और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से समस्त जिला कलेक्टर और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने एवं मिशन मोड पर रहने एवं राहत एवं बचाव कार्य करते हुए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो झमाझम बारिश हो रही है राजस्थान में, जो आज भी जारी रह सकती है। जम्मू से अंकुश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं शिमला से हेमलता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जयपुर से लक्ष्य आर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जम्मू का। अंकुश, किस वक्त क्या हालात हैं? कौन से ऐसे इलाके हैं या जिले हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित नजर आ रहे हैं? देखिए, इस समय जम्मू क्षेत्र के जितने भी जिले हैं सभी प्रभावित हैं और बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है और सुबह से बारिश ने एक अलग ही रुख ले लिया है। जैसे कि आप ठीक इस समय भी देख सकते हैं, जम्मू में काफी तेज बारिश हो रही है। आप ठीक मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार की इस समय स्थिति बनी हुई है। और जम्मू में तवी नदी का जो जल स्तर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस समय चिनाब का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और कई जगहों से ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बन चुकी है। और डोडा से भी इस तरह की खबर सामने आ रही है कि वहां पर भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट सामने आया है डोडा को लेकर। और वहीं सीएम अमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जम्मू में हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं बारिश की वजह से और जो भी नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट होगी वो उसे लेकर जम्मू पहुंचने की कोशिश करेंगे और राहत पूरी तरह से पहुंचाई जा सके, इसको भी एश्योर किया है। देखिए, बारिश लगातार हो रही है और ऐसे क्षेत्रों में बारिश हो रही है जो कि पहाड़ी इलाके हैं और इसके साथ साथ जम्मू में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। और लगातार ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि तवी के करीब ना जाएं, जहां पर जल भराव हो रहा है उन जगहों पर जाने से बचने के लिए भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, हेमलता का रुख कर लेते हैं। हेमलता शिमला से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हेमलता, यहाँ पे जो प्रमुख हाईवेज हैं उन पर भी बारिश का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। टनल्स में लोगों ने इस वक्त पनाह ले रखी है, ऐसी खबर हम देख रहे थे, तस्वीरें भी देख रहे थे। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, लगातार हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हो रही है उसके बाद जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में डरा देने वाली है। और इस वक्त प्रदेश के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है। ज्यादातर अगर मनाली की अगर हम बात करें, चंबा की, कांगड़ा की या फिर मंडी की, तो ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और कई सारे, ना केवल एनएच बल्कि 600 से ज्यादा ऐसे संपर्क मार्ग हैं जो कई सारी घाटियां हैं जो एक दूसरे को जोड़ती हैं। इन संपर्क मार्गों से वो तमाम जो संपर्क मार्ग हैं वो पूरी तरह से ठप हो गए हैं।
बहुत सारे 3 NH हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बंद हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जितने भी जो लोग हैं सफर कर रहे थे वो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जगह जगह टूट गया है और जिस वजह से मलबा आया है और मार्ग बाधित हो गया है। हालांकि सरकार प्रशासन की तरफ से मार्ग बहाली का काम चलाया गया है, लेकिन लगातार बारिश के बीच में जो बहाली का कार्य है वो भी बाधित हो रहा है, क्योंकि बार बार उस रास्ते में पत्थर गिर रहे हैं और ऐसे में जो मार्ग बहाली के कार्य में जुटे हैं उनके लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा कई सारी जो पेयजल योजनाएं हैं, करीब 2500 से ज्यादा पेयजल योजनाएं इस वक्त पूरे प्रदेश में ठप पड़ी हुई हैं। बहुत सारे जो बिजली ट्रांसफार्मर्स है वो बंद पड़े हुए हैं, जिस वजह से जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बारिश की वजह से फसलें भी बहुत ज्यादा तबाह हो गई हैं। इसके साथ साथ मंडी जिला की अगर हम बात करें, मंडी जिला का बाली चौकी क्षेत्र है जहां पर 30 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको भूमि कटाव और भूस्खलन की वजह से खतरा पैदा हो गया है। घरों में दरारें आ रही। इस बार हम देख पा रहे हैं कि भूस्खलन से ज्यादा जो नदी नाले उफान पर हैं वो इस वक्त डराते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यास नदी का जलस्तर बेहद ज्यादा बढ़ गया है। साथ साथ जो पौंग बांध है उससे जो तय सीमा है पानी की वो बहुत ज्यादा हो गई है और ऐसे में पौंग बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, पंडोह बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में जो ये बांध से पानी छोड़ा जा रहा है ये कहीं ना कहीं बाढ़ की वजह जरूर बन सकता है। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार जो लोग हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 31 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है वो इसी तरह बना रहेगा और ऐसे में सभी जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आज 7 से 8 ऐसे जिले हैं जहां पर सभी शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं सुरक्षा के दृष्टिगत। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे चिंता लगातार बढ़ती हुई। जयपुर का रुख कर लेते हैं। लक्ष्य आर्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्य, यहाँ पर भारी बारिश की वजह से राजस्थान का हाल भी बेहाल है, क्या कुछ यहाँ पर IMD की ओर से संभावना जताई गई है और किस तरह से ये जो जल भराव और जल जमाव की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है इसको लेकर प्रशासन तैनात नजर आ रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगातार गत दिनों से जो भारी बारिश का दौर है वो बना हुआ है। लगातार भारी बारिश पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। वहीं आज 11 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ में 3 जिलों में, जिनमें उदयपुर, सिरोही और जालोर शामिल है, वहां पे हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आगामी दिनों में और आगामी 2 दिन जो भारी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। IMD के तौर द्वारा बताया गया है, पूर्वानुमान लगाया गया है कि जो ट्रफ लाइन है, क्योंकि वो आगरा से होती हुई बीकानेर और शेखावटी होती हुई जो दक्षिणी जिले हैं राजस्थान के, वहां से होती हुई अरब सागर की ओर शिफ्ट हो चुकी है। पहले बे ऑफ बंगाल के थ्रू वो जारी थी, अब वो अरब सागर शिफ्ट हो चुकी है। तो ट्रफ लाइन और दोबारा हम बात करें जो परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके मद्देनजर आगामी 2 दिन तक लगातार जो भारी बारिश की चेतावनी लगातार जारी की गई है। वहीं जो अहम है, क्योंकि शुरुआती दिनों में जो जलाशय है वो भर गए थे, किसानों के लिए एक खुशी की लहर थी कि पानी की आवक बढ़ गई है राजस्थान जैसे प्रदेश में, परंतु अब जब लगातार बारिश हो रही है, लगातार भारी बारिश हो रही है, जल भराव हो चुका है, तो किसानों के लिए चिंता का विषय बन चुका है, मुसीबत बढ़ चुकी है। लगातार जो फसल है वो खराब होती नजर आ रही है। अधिकांश जिलों में जो फसल खराबी की सूचना मिल रही है, उसके मद्देनजर जो राज्य के कृषि मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, वो आज ग्राउंड पे नजर आए, अलग अलग जगहों पे उन्हें दौरा किया और जो कृषि और जो किसान है उनसे वार्ता की। साथ साथ में जो फसल खराबे है उसको लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। वहीं CM भजनलाल शर्मा द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं कि जो राहत बचाव कार्य हैं उनमें तेजी लाई जाए। जिला कलेक्टर्स को मिशन मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा आपको कि 57 SDRF की टीमें तैनात की गई हैं, परंतु फिलहाल क्योंकि यातायात प्रभावित है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो प्रभावित है, तो स्थिति गंभीर बनी हुई है राजस्थान प्रदेश में भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए। इस वक्त जिस तरह से बाढ़, बारिश और भूस्खलन की ये भयावह तस्वीरें आ रही हैं, यकीनन चिंता लगातार बढ़ती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता, अंकुश और आर्या। और यहाँ पर मिड डे प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो।
मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। फिर के बाद स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त की शाम को जापान की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। वे जापान के प्रधानमंत्री के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28th August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014 and reflects the very high priority that this particular relationship has foreign relations. प्रधानमंत्री मोदी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त को चीन जाएंगे। वे 1 सितंबर 2025 तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के इतर वहां कई नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। The program elements for the upcoming 25th SCO summit in Tianjin include a welcome banquet dinner in the evening of 31st August. And the main summit will be held on the next day, Monday, 1st September. And in addition to this, Prime Minister is expected to hold some bilateral meetings on the sidelines of the SCO summit. और आइए अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की PV सिंधु आज BWF विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु का पहले दौर में सामना बुल्गारिया की कालोयाना नलबाटोवा से होगा। सिंधु इस प्रतियोगिता में लगातार 3 बार फाइनल में पहुंची हैं, लेकिन सिर्फ एक बार साल 2019 में इस खिताब को अपना बना पाई हैं। सिंधु के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उनके लिए चुनौती आसान नहीं रहने वाली। भारत की निशानेबाज नीरू ढांडा ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के खाते में 2 स्वर्ण पदक जोड़ने में सफलता हासिल की। कजाकिस्तान में चल रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ने महिला ट्रैप का व्यक्तिगत खिताब जीता और फिर आशिमा अहलावत व प्रीति राजक के साथ मिलकर टीम शूटिंग में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। व्यक्तिगत फाइनल में नीरू ने 50 में से 43 निशाने साधे। कतर की रे बासिल ने 37 अंकों के साथ कांस्य जीता, जबकि आशिमा ने 29 अंक लेकर कांस्य पदक हासिल किया और भारत को डबल पोडियम फिनिश दिलाया। अधिक वजन के कारण हाल ही में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में अयोग्य घोषित की गई पहलवान नेहा सांगवान को सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ ने लगातार वजन प्रबंधन संबंधी समस्याओं के कारण सीनियर विश्व चैंपियनशिप टीम से बाहर करने के अलावा 2 साल के लिए निलंबित कर दिया है। WFI ने नेहा की जगह सारिका मलिक को टीम में शामिल किया है, जो विश्व चैंपियनशिप के 59 किलोग्राम वर्ग ट्रायल्स में दूसरे स्थान पर रही थी। और साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन में पूर्व विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। जोकोविच ने पहले दौर के मुकाबले में अमेरिका के लर्नर टाइन को 6-1, 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। जोकोविच, जो कि 4 बार के US ओपन विजेता हैं, उनका लक्ष्य 25 ग्रैंड स्लैम खिताब को अपना बनाने का है।
यूएस ओपन के पहले राउंड में डैनियल मेदवेदेव को बेंजामिन बोजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस ग्रैंड स्लैम के पूर्व चैंपियन मेदवेदेव को 5 सेट तक चले मुकाबले में 51वीं रैंक के खिलाड़ी ने शिकस्त देकर बाहर किया। इस हार का गुस्सा मेदवेदेव ने अपने रैकेट पर जोरदार अंदाज में निकाला और रैकेट को पटक पटक कर तोड़ दिया। तो यूएस ओपन में मेदवेदेव हारे। बात करें गत चैंपियन एरिना सबालेंका की, तो स्विट्जरलैंड की रिबेका मासारोवा से मिली कड़ी चुनौती का सामना कर 7-5, 6-1 से जीत के साथ अमेरिकी ओपन के दूसरे दौर में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सबालेंका इस साल पहले 3 ग्रैंड स्लैम में खिताब नहीं जीत पाई थीं। और बात करें बारिश की कहर की, तो जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, अभी अभी डीसी डोडा श्री हरविंदर सिंह से बात की। उनके अनुसार भलेसा के चरवा इलाके में अचानक बाढ़ आने की सूचना मिली है। अभी तक इस अचानक बाढ़ से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मेरे कार्यालय को नियमित रूप से अपडेट भेजे जा रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं और इस पर यहां पर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी दी, एक ट्वीट किया है। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। उसने ईरान के राजदूत को भी निकाल दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने ईरान पर ऑस्ट्रेलिया में 2 यहूदी विरोधी हमले करवाने का आरोप भी लगाया है। अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खुफिया सेवाओं ने उन्हें ये जानकारी दी कि सिडनी के एक रेस्टोरेंट और मेलबर्न की एक मस्जिद पर हुए हमलों के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। अल्बानीज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ASIO ने एक बेहद परेशान करने वाली खुफिया जानकारी जुटाई है, जिसमें पता चला है कि ईरानी सरकार ने ही इन 2 हमलों का निर्देश दिया था। इसके बाद ईरान ने अपनी संलिप्तता छिपाने की भी कोशिश की। ASIO का आंकलन है कि हमलों के पीछे ईरान का ही हाथ था, जिसके चलते अब ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो अहम संबंध यहाँ पर तोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया और अहम खबर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जगत से निकल कर आ रही है। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बने रहेगा DD न्यूज पर। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन न्यूज के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।